नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस पर। जो हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं इग्नू पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए। इसी सीरीज में आज हम एक और नई बुक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, जिसे आप लोग कहते हो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी कि हिंदी में कहेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक या फिर चिंतन, कुछ ऐसा ही वर्ड होगा। ठीक है, तो ये आज अपने को पढ़ना है, ये सब्जेक्ट हमको सीखना है, ये समझना है इसको क्या है इसके अंदर। देखिए बेसिकली कई बच्चों को ये सब्जेक्ट बड़ा बोरिंग लगता है कि क्या है ये, क्या लिख रहा हुआ है, उसकी ये सब याद करो। ऐसा देखिए कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, हमारे पढ़ने का तरीका जो होता है ना उसके ऊपर सारी बातें डिपेंडेंट करती हैं। ठीक है, आज आप सिर्फ लेक्चर देख लीजिए, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ पता लग जाएगा और एग्जाम में आप देखना जो भी पॉलिटिकल थिंकर आएगा आपको लगेगा अरे वाह इसके बारे में तो आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ना वेस्ट वर्ल्ड में हम देखिए चिंतक दो तरह के होते हैं, एक हमारे अपने देश के हैं, एक वेस्टर्न है यानी यूरोपियंस जनरली। तो जो यूरोपियंस हैं हम उनको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक बोलते हैं। तो बहुत पुराने जमाने में जो जो चिंतक हमको पढ़ने हैं, जो वो उनके नाम क्या क्या हैं हमको, एक तो देखो प्लेटो के बारे में समझना है, हमें एरिस्टोटल के बारे में पढ़ना है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसको तो प्लेटो बोलेंगे, इसको अरस्तु बोलेंगे हिंदी में। इसके बारे में हमको मैकियावेली के बारे में पढ़ लेना है, मैकियावेली। मैकियावेली के बाद हम पढ़ेंगे हॉब्स के बारे में, हॉब्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉक के बारे में, लॉक। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूसो के बारे में, जे जे रूसो, जे जे रूसो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जे जे रूसो के बारे में कुछ एक पढ़ेंगे हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके अलावा भी छोटे मोटे कुछ थिंकर हैं लाइक जे.एस. मिल के बारे में पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, जे.एस. मिल लिख देता हूं मैं यहां पर आपके लिए, जे.एस. मिल, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वो थिंकर्स हैं, अगर आपको इनके बारे में जनरली सामान्यतः अगर ज्ञान है तो मान के चलिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, अब जब किसी थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, देखो जिंदगी में हॉब्स ने हो सकता है बहुत सारे काम किए हों, बहुत सारे काम किए होंगे। ठीक है, लेकिन हर थिंकर जो है ना, हर विचारक किसी प्रसिद्ध खोज के लिए, जैसे एक वैज्ञानिक है, हम कहते हैं कि भाई न्यूटन ने क्या किया, तो ग्रेविटी की खोज की। अब न्यूटन ने तो जिंदगी में कई काम किए होंगे, लेकिन वो फेमस किस वजह से हुआ, अपनी ग्रेविटी की खोज की वजह से हुआ। ठीक है, माइकल फराडे ने जिस तरह से इंडक्शन की खोज की। तो इस तरह से क्या होता है कि हर वैज्ञानिक हो सकता है जीवन में उसने कई काम किए हों, इन विचारकों ने कई विचार दिए होंगे, लेकिन ये अपने किसी ना किसी विशेष विचार की वजह से प्रसिद्ध हुए। हमको यही बात सीखनी है कि इनका विशेष विचार कौन सा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों ने एक विचार दिया था और वो था सामाजिक समझौता। कौन सा दिया था? सामाजिक समझौता। इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में क्या होता है ये। कार्ल मार्क्स ने अपना क्लास स्ट्रगल दिया था। क्या दिया था? क्लास स्ट्रगल। इसे कहते हैं वर्ग संघर्ष। ठीक है, और डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म भी दिया था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जिसे कहते हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल को इसको बड़े डिटेल में पढ़ना, इनके बहुत सारे विचार है तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैकियावेली के जो मॉडर्न विचार थे, आधुनिक विचार जिसे कहते हैं, मॉडर्न विचार थे। जे.एस. मिल के हम लिबर्टी के ऊपर विचार पढ़ेंगे, जे.एस. मिल के हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता पर क्या विचार थे। ठीक है, जे.एस. मिल के हम क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता पर विचार पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन जो मैंने ये नाम लिखे हैं ना, इनके बारे में अगर थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हो, क्लास स्ट्रगल आप समझते हो,
वर्ग संघर्ष अगर आप समझते हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अगर आप समझते हो, प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में डिटेल से समझते हो बातें, तो मान के चलो कि आपका पेपर वेल इनफ बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आओ भाई डिटेल में सीखते हैं फिर इस पूरी चीज को। सबसे पहले हम सीखेंगे प्लेटो के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे किसके बारे में? प्लेटो के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे प्लेटो के बारे में। तो भाई प्लेटो के बारे में क्या सीखेंगे? प्लेटो के बारे में ये सीखेंगे, प्लेटो को नाम मिला था उसके टीचर ने दिया था। उसके पीटी के टीचर थे, उसके पीटी के टीचर ने देखा तो कंधे वंदे बड़े चौड़े थे, उसका नाम प्लेटो रख दिया। ठीक है, पढ़ने वढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट था। इसने एथेंस में, यूनान के अंदर दो शहर बड़े फेमस है, अगर आपने यूनान नाम सुना हो कभी भी जिंदगी में, तो यूनान के अंदर दो बड़े फेमस शहर हैं, एक का नाम है स्पार्टा और एक का नाम है एथेंस। यूनान को आज किस नाम से जाना जाता है? कौन सा देश ऐसा है जिसका पुराना नाम यूनान था? आज भी यूनान एग्जिस्ट करता है। इसका नया नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बता देना जरा जिनको पता हो। ठीक है, देखते हैं किसको पता है। तो फिलहाल पुराने जमाने में जो यूनान था, यूनान के अंदर दो बड़े शहर थे, एथेंस और स्पार्टा। इसी एथेंस का रहने वाला कौन था? प्लेटो रहने वाला था। तो इसने क्या किया था? इसने पढ़ाई लिखाई करके एथेंस में एक यूनिवर्सिटी खोली। इसने एथेंस में क्या खोल दी? एक यूनिवर्सिटी। इस यानी यूनिवर्सिटी बोले तो विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था एकेडमी। इसका क्या नाम था? एकेडमी नाम था इसकी यूनिवर्सिटी का। और ये जो एकेडमी है ना, ये पहला विश्वविद्यालय है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप। यूरोप का सबसे पहला विश्वविद्यालय अगर कोई है तो कौन सा है? वो है एकेडमी। अच्छा, इसने क्या किया प्लेटो ने? प्लेटो के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले इसने समाज को देखा। ठीक है, समाज को देखा और अपने जिस विचार को इसने स्थापित करने का प्रयास किया, इसने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करी। एक्चुअली में प्लेटो सोचता था ना कि समाज जो है ना सुधारा कैसे जाए, बहुत अच्छा कैसे सुधारा जाए, बहुत बढ़िया बनाना चाहता था एक्चुअली में इसको। तो उसने सोचा देखो अच्छा समाज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक अच्छा राजा चाहिए। ठीक है, अच्छा राजा कैसे बनेगा? तो उसने कहा अच्छा राजा बनेगा अच्छी एजुकेशन से। ठीक है, तो अच्छा राजा अच्छी एजुकेशन से बनेगा। तो इसकी जो कोर आइडेंटिटी थी, इसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। पूरा जीवन किस में लगा दिया? एक आदर्श राजा ढूंढने में। इसने कहा भाई मुझको एक आदर्श राजा चाहिए अपने राज्य में से, जो इस पूरे एथेंस को एक आदर्श राज्य बना सके। ठीक है, इसने क्या कहा कि आदर्श राजा चाहिए जो पूरे एथेंस को क्या बना सके? आदर्श राज्य बना सके। अब हुआ क्या? क्या इसकी खोज खत्म हुई? इसका एक स्टूडेंट था, उसको इसने पढ़ाना शुरू किया। एट द एंड कुछ टाइम तक सही चलता रहा, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया, भाई मेरे बस की नहीं है, तुम्हारी तरफ से तुम डायलॉग बाजी कर रहे हो ना, इतना काम करना मेरे बस की बात नहीं है। तो एट द एंड ये फेल रहा अपने जीवन में, अपने जीवन में फेल रहा। मतलब इसने जो आदर्श राजा बनाने के लिए जो सारी मेहनत की वो कामयाब नहीं हो पाई। एट द एंड 81 ईयर में, 81 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई थी। इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कुछ अच्छी अच्छी बुक्स लिखी थी। बुक्स का नाम याद रखना, एग्जाम में लिख दोगे तो। इसकी सबसे फेमस बुक थी द रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक इसकी सबसे फेमस बुक थी। उसके बाद मरने से पहले जस्ट इसने जो बुक लिखी थी, और बुक आधी रह गई थी, उसका नाम था द लॉस। ठीक है, लॉस। ये दो क्या है? ये दोनों इसकी बुक हैं। ये वाली इसने बुक लिखी थी। ठीक है, अब इसने अलग अलग प्रिंसिपल दिए, अलग अलग प्रिंसिपल दे रहा है बंदा। कुछ कुछ प्रिंसिपल जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको पढ़ने चाहिए, वो कौन से प्रिंसिपल हैं? वो प्रिंसिपल ये वाले हैं कि भाई हमको सबसे पहले तो न्याय का सिद्धांत सीखना है। इसका क्या सीखना है हमको? इसका हमको सीखना है न्याय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो भाई क्या है इसका थ्योरी ऑफ जस्टिस? तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में इसने कहा था बेसिकली प्लेटो ने कहा कि न्याय जो है ना, वो व्यक्ति का आत्मीय विचार है। ठीक है, यानी न्याय तब तक समाज में स्थापित नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति अंदर से ना चाह ले न्याय करना। ठीक है, तो ये कहता है कि न्याय क्या है? आत्मा का गुण है।
इसने क्या कहा, न्याय का क्या है, आत्मा का गुण है। अब इसने कहा व्यक्ति के अंदर जो आत्मा होती है उसके अंदर 3 तरह की क्या होती है, क्वालिटीज होती है। इसने कहा कि आत्मा के जो गुण होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, देखो इसने कहा कि व्यक्ति की जो आत्मा होती है, आत्मा के जो गुण होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। या तो व्यक्ति होगा लोभी, लोभी या फिर कह सकते हो लालची, या तो व्यक्ति होगा लोभी और लालची, या तो व्यक्ति हो जाएगा बहादुर, कह सकते हो साहसी, और या तो व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा विवेकशील। तो व्यक्ति के अंदर इन तीनों में से एक ना एक प्रॉपर्टी तो होती ही होती है, ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी के बेस पे डिसाइड होता है कि वो क्या करने वाला है। अब जो देखिए व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के अंदर लोभी हो सकता है, लालची हो सकता है, साहसी हो सकता है, विवेकशील मतलब हो सकता है। तो जो उसका गुण होता है ना वो उसी हिसाब से क्या होता है, काम करता है। तो जो लोभी व्यक्ति होगा वो क्या बनेगा, वो व्यापारी बनेगा, वो व्यापार का काम देखेगा, ऐसा अरस्तु, ऐसा मतलब प्लेटो ने कहा है ऐसा सब कुछ। जो व्यक्ति साहसी होगा वो सैनिक बनेगा, और जो विवेकशील होगा वो कहां जाएगा, वो शासक वर्ग के अंदर जाएगा। कहां जाएगा, वो शासक वर्ग में जाएगा। और इस तरह से क्या किया प्लेटो ने, कहा कि भाई व्यक्ति की, हर व्यक्ति के अंदर इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है और वो इस हिसाब से अपना काम करेगा। जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है इन तीनों में से, वो दास, वो मतलब इन तीनों की सेवा करेगा, बस सेवा का कार्य करेगा, ठीक है। और न्याय फिर क्या कहा गया, इसने कहा कि समाज में न्याय तभी स्थापित रहेगा जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण के हिसाब से काम करे। जिसके अंदर मतलब साहसी गुण है तो वो सैनिक बन जाए जाकर के, अगर किसी के अंदर साहसी गुण है वो व्यापार कर रहा है तो मतलब वो न्याय नहीं कर रहा। तो ये प्लेटो का न्याय का सिद्धांत था भाई, जिसके अंदर जैसी प्रॉपर्टी हो वो वैसा ही काम करे। तो आइए अगली प्रॉपर्टी पर देखते हैं। तो हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत, ठीक है। तो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत हम देखेंगे। तो साम्यवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है, माफ कीजिएगा थोड़ी वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ कुछ लैग लग जा रहा होगा, ठीक है। आज थोड़ा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत क्या है, इसने साम्य 2 तरह के सिद्धांत दिए, कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म की थ्योरीज दी इसने एक तो दिया शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा का साम्यवाद, शिक्षा का साम्यवाद कम्युनिज्म, और एक दिया इसने पत्नियों का, पत्नियों का साम्यवाद। एक इसने कहा पत्नियों का साम्यवाद, एक इसने कहा शिक्षा का साम्यवाद। तो भाई शिक्षा का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद क्या है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं शिक्षा का साम्यवाद क्या है, ठीक है। तो शिक्षा का साम्यवाद क्या है भाई, देखो इसने कहा कि भाई देखो सबसे पहली बात तो शिक्षा जो है उसका कार्य राज्य का रहेगा, राज्य सबको शिक्षा देगा, वो भी फ्री एजुकेशन देगा, निःशुल्क होनी चाहिए शिक्षा सबके लिए। तो बच्चों को पहले 0 से लेके 6 साल तक के जो बच्चे हैं इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए, कुछ कहानी किस्से सुनाने चाहिए। फिर उसके बाद 6 से लेकर के 18 साल तक यहां पर उनकी बौद्धिक शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, बौद्धिक शिक्षा पे, मेंटली स्ट्रांग हो पाए। उसके बाद 18 से लेके 20 साल तक, 18 से लेके 20 साल तक उनको देना चाहिए शारीरिक शिक्षा के ऊपर बल देना चाहिए, उनकी शारीरिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। किसने कहा ये सब, ये सब कहा कि भाई प्लेटो का प्लान था पूरा का पूरा, भाई एजुकेशन का जो है सारा का सारा हिसाब किताब ऐसा ही रहना चाहिए। ये एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है पूरी की पूरी। कैसी एजुकेशन है ये एलिमेंट्री, शुरुआत में इतना इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा उसने कह दिया। अच्छा वो शिक्षा में प्लेटो जो है ना मैथ को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता था, गणित को बहुत इंपॉर्टेंट कहता था, व्यक्ति को गणित तो आनी ही चाहिए, ऐसा उसका मानना था, ठीक है। वो जो उसने यूनिवर्सिटी खोली थी ना, एकेडमी जिसका नाम था,
तो सोचो, प्लेटो ने एक अकेडमी नाम की यूनिवर्सिटी खोल दी यूरोप में, और इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे लिखा हुआ था कि जिसको गणित नहीं आती, जिसको मैथ नहीं आती, समझ लो उस यूनिवर्सिटी में आ ही नहीं सकता, उसकी एंट्री बिल्कुल बैन है। ठीक है, आज के जमाने में तो कई लोग जा ही नहीं पाते उसके अंदर। ठीक है, मैथ किसको इतनी अच्छी आती है। तो उसके बाद अब क्या हो जाएगा, 3 शिक्षाएं हो गई। उसने कहा यहां से फिर होगा एग्जाम, यहां से क्या होगा, एग्जाम, जैसे आप लोगों के हो रहे हैं, है ना। अब एग्जाम में जो लोग पास हो जाएंगे वो जाएंगे हायर एजुकेशन में। वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे हायर एजुकेशन में। अब वो जाएंगे हायर एजुकेशन में क्या होगा, 20 से लेके 30 साल तक तगड़ी बिल्कुल शिक्षा होगी। अब हायर एजुकेशन में बड़े बड़े विषय पढ़ाए जाएंगे उसको। ठीक है, मनोविज्ञान, ठीक है, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाए, शास्त्रों की अध्ययन होने लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हायर एजुकेशन में 35 साल की उम्र में, जब ये लोग 35 साल के हो जाएंगे तो 35 साल में फिर से एग्जाम होगा। जो लोग पास हो जाएंगे वो ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे आगे, और जो लोग यहाँ से फेल हो जाएंगे उनको जनरली सैनिक वैनिक वाले वर्ग में भेज दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, एक बात और याद रखना, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, लिखा नहीं शायद, ये जो साम्यवाद का सिद्धांत आया था ना, ये साम्यवाद सबके लिए नहीं था, ये केवल सैनिक वर्ग के लिए था, या तो सैनिक या तो शासक। ये इन दो वर्गों के लिए साम्यवाद आया था कि भाई एक तो शिक्षा उनकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी दार्शनिक राजा इसी में से तो कोई ना कोई निकलेगा। अब जो बच्चा यहाँ पर हायर एजुकेशन तक यहाँ पर पहुंच गया, 30 इस वाले एग्जाम में जो फेल हो गए सारे बन जाएंगे सैनिक, और जो लोग हो गए इसके अंदर पास वो ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे आगे कहाँ, ताकि वो शासक बन सके। ठीक है, अब उन ट्रेनिंग के अंदर जो बेस्ट कैंडिडेट निकलेगा उसको बना देंगे दार्शनिक राजा, और बाकी सारे बन जाएंगे उसके हेल्पर, सैनिक एम्प्लॉय वगैरह बन जाएंगे, उसके सहायक बन जाएंगे उसके। ठीक, तो इस किस्म से क्या हुआ, प्लेटो ने कहा कि मैं ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बना रहा हूं कि एक अच्छा राजा निकल करके आएगा जो अच्छे से इस देश को चलाएगा, नैतिकता होगी, अच्छा होगा, समझदार होगा, शरीर से मजबूत होगा, दिमाग से मजबूत होगा, ऐसा उसने कहा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे पत्नियों का साम्यवाद क्या है भाई ये। ठीक है, क्या है पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो ने कहा कि भाई देखो बात ऐसी है कि पत्नी होगी, कहीं राजा की पत्नी कहीं खूबसूरत खूबसूरत सी हो गई तो फिर तो भाई राजा बोलेगा राजगाद जाए भाड़ में, तो बीवी के साथ चलो कहीं हनीमून पे। तो ऐसी हालत अगर हो गई तो फिर तो राज्य नष्ट हो गया, चौपट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए प्लेटो ने क्या किया, पत्नियों का साम्यवाद बना दिया। साम्यवाद बना के क्या कहा उसने, उसने कहा कि भाई कोई एक स्थायी पत्नी नहीं होनी चाहिए, कुछ महिलाओं का चयन किया जाएगा। ठीक है, महिलाओं का चयन किया जाएगा, ये कुछ महिलाओं का जो ग्रुप होगा ना, जितने भी शासक या सैनिक वर्ग हैं, ये सबकी पत्नियां होंगी। ठीक है, मतलब राजा के पास रोज नई नई पत्नियां आ रही हैं, ऐसा हो जाएगा, और सबके बीच में संबंध बने होंगे। तो जो उनके बच्चे पैदा होंगे, जो उनकी संतानें पैदा होंगी, तो पता ही नहीं होगा किसके पिताजी कौन है। ठीक है, सोचो मतलब ये क्या क्या सोचा जा रहा है यहाँ पर बैठकर, हम पढ़ रहे हैं इन सब बातों को, तो ये पता नहीं चल पाएगा इन सब के। तो अब सोचोगे करने की जरूरत क्या थी ये सब कुछ। बेसिकली वो कहता है, प्लेटो कहता है कि जो सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है सबसे बुद्धिमान वर्ग यही है, तो सारे एग्जाम पास करके आया हुआ है। जब एग्जाम पास हो तो इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट लोगों के बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसा इसने सोच करके इसने क्या किया कि इस किस्म से क्या हो जाएगा, बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, और राजा किसी मोह, राजा को पता ही नहीं है अपना बच्चा कौन सा इन सब में, फिर तो फिर कैसा मोह, ना पत्नी का मोह रहेगा ना पुत्र का मोह रहेगा, तो सारा ध्यान उसका राजकाज की तरफ ही चला जाएगा। ऐसा ये सारी थ्योरी बनाई, किसने बनाई, ये पत्नियों का साम्यवाद यही है। किसने बनाई, प्लेटो ने बनाई। अरस्तु ने इसका बड़ा विरोध किया था, अरस्तु ने कहा था फालतू की बात कर रहा है बंदा ये, परिवार से इंसान को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कई बार वो शक्ति के रूप में कार्य करता है, प्रेरणा मिलती है उससे कार्य करने की। तुम बिल्कुल अलग कर दोगे व्यक्ति, अकेला डिप्रेशन में अलग चला जाएगा जाकर के। ठीक है, तो ये पत्नियों का साम्यवाद भी दिया था भाई उसने, प्लेटो ने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने बुक लिखी थी रिपब्लिक और लॉज, दो बुकें लिखी थी। रिपब्लिक में इसने कहा था आदर्श राज्य बनाऊंगा, ऐसा बिल्कुल ये वो यूटोपियन वर्ल्ड, कल्पना में इसने कहा बहुत अच्छा वर्ल्ड बनाऊंगा, लेकिन जिस स्टूडेंट को इसने पढ़ाया है उसी ने बात नहीं मानी, तो इसने अपने आप को फेल मान लिया। फिर इसने बुक लिखनी शुरू करी लॉज, लॉज में इसने अपने अपने विचार कुछ बदले, और बदल करके इसने अब थोड़ा रियलिस्टिक बात कर, अभी तक ये कल्पनावादी बात कर रहा था कि ऐसे शिक्षा कर देंगे, ऐसे पत्नी कर देंगे तो भाई
राज्य बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको वास्तविकता पता लग गया भैया ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा ये यथार्थ की तरफ आया। ठीक है, कल्पनावादी से क्या हुआ, यथार्थ की तरफ आया। कौन आया? प्लेटो आया, अपनी कौन सी बुक के अंदर? लॉज के अंदर। लॉज पूरी हो नहीं पाई थी, उससे पहले उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो प्लेटो के बारे में अगर इतनी जानकारी है, इतनी जानकारी है, तो मान के चलो कि आप एग्जाम में खाली तो नहीं बैठोगे, खुद भी कुछ करोगे, अपने बगल वाले को भी कुछ बताओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कहानी पे लेकर के अरस्तु के ऊपर। अरस्तु, अंग्रेजी में कहें तो एरिस्टोटल, अरस्तु। ये अरस्तु जो है प्लेटो का स्टूडेंट था, उसी एकेडमी कॉलेज में पढ़ने गया था ये। ठीक है, अब एकेडमी कॉलेज में ही जब ये पढ़ने गया तो भाई देखा गुरुजी बहुत ज्ञानी आदमी हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखा वीखा, तो बहुत कुछ सीख करके आया अपने राज्य में। अपने राज्य में आया तो भाई इतने इंटेलिजेंट बच्चे आए हैं, तो फिर उनसे भी लोग सीखे, उसके भी स्टूडेंट बनने लग गए। और आपने एक नाम सुना होगा, सिकंदर। सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर, ऐसा कहा जाता है। कॉन्ट्रडिक्टरी भी है कि पोरस और उसमें लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, चलो मान लेते हैं। फिलहाल वो जो सिकंदर था ना, दुनिया जीतने निकल चुका था पूरा का पूरा, उसका टीचर अरस्तु ही था। ठीक है, गुरु के जो थे वो कौन थे? अरस्तु ही थे। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। तो चलता रहता है, गुरु शिष्य परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है। अब अरस्तु ने क्या किया, इसने भी एक बुक लिखी। इसकी जो बुक है सबसे फेमस बुक, उसका नाम है पॉलिटी। क्या नाम है? पॉलिटी। हिंदी हो या इंग्लिश, यही लिखना है। अरस्तु को दरअसल में फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऐसा कहा जाता है। भाई अरस्तु जी जो है ये राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं। क्या है ये राजनैतिक विज्ञान के पिताजी हैं। ये पॉलिटिकल साइंस के फादर कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है फादर? इतना पॉलिटिक्स बंदे ने पढ़ा, इतना पॉलिटिक्स पढ़ा इसने, मतलब समझ लो कि पॉलिटिक्स को एक सब्जेक्ट बनाने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि एक पॉलिटिकल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट बन गया। वरना पहले सोशल साइंस में सब कुछ पढ़ दिया, लेकिन इसका नहीं, पॉलिटिकल साइंस एक अलग टॉपिक है, सोशल साइंस से अलग आता है। ठीक है, इस बंदे ने 158 देशों का संविधान पढ़ा। 158 देशों का संविधान पढ़ा। 158 देशों का संविधान पढ़ के इसने अपने राज्य एथेंस के लिए एक संविधान बनाया। बहुत सुंदर। और बताया लोगों की नागरिक कौन होता है, नागरिकता पे क्या विचार है इनके, क्रांति के बारे में क्या विचार है इनके। ठीक है, मध्यम वर्गीय सिद्धांत कैसा होता है, तो कई सारी थ्योरीज दी इन्होंने। ठीक है, कई सारी थ्योरीज इन्होंने क्या करी, दी और देने का प्रयास किया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर कुछ कुछ खास बातें जो इसके अंदर है। सबसे पहले इसने जो पढ़ाई का तरीका चुना, इसने कहा कि भाई राज्य, सबसे पहले इसने बोला कि भाई राज्य बना कैसे, जब जिस राज्य में हम रहते हैं राज्य बना कैसे। तो इसने कहा कि देखो पहले तो व्यक्ति है, अकेला होता है व्यक्ति, व्यक्ति से बनता है परिवार, परिवार से बनता है गांव, और कई सारे गांव मिलते हैं तो बन जाता है क्या, राज्य। और इसने कहा राज्य बहुत जरूरी होता है, व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राज्य बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी बहुत फेमस कोटेशन है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और यदि कोई मनुष्य राज्य के बिना जी सकता है तो या तो वो जानवर है या तो वो देवता है, आदमी तो नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने कहा भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसको राज्य की जरूरत है, अगर राज्य के बिना भी वो जी रहा है तो या तो वो भगवान है या तो वो जानवर है। ये अरस्तु के वर्ड्स थे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब उसके बाद अरस्तु के और क्या क्या विचार है जो अपने को पता होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, राज्य को तो मैंने बताया, राज्य को बहुत इंपॉर्टेंस देता था ये। ठीक है, राज्य को तो इंपॉर्टेंस देता ही था। उसके अलावा इसके नागरिकता पे बड़े, ये स्लेवरी को सपोर्ट करता था, दासता के सिद्धांत का समर्थक। ठीक है, ये सपोर्ट करता था स्लेवरी को। ठीक है, सपोर्ट करता है किससे? स्लेवरी से।
मतलब एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति का गुलाम है तो ये कहता है हाँ ये तो नॉर्मल बात है, कहता है कि गुलामी तो प्राकृतिक है, गुलामी होगी ही होगी, गुलामी प्राकृतिक चीज है और सही चीज है, इसका मानना है कि होनी भी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति अगर किसी बेवकूफ व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा इसका मानना था। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ वर्ड्स हैं, कुछ इसके लिए बहुत आलोचना होती है कि गुलामी को सपोर्ट कर रहा है बताओ बंदा, लेकिन उसमें भी उसने कुछ कंडीशन रखी है। इसने कहा है देखो बात यह है कि लेकिन उस गुलाम के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जैसे किसी पशु के साथ व्यवहार कर रहे हो, उसका अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और यदि उसके अंदर योग्यता डेवलप हो जाए तो राजा मतलब मालिक को चाहिए कि उसको छोड़ दे, ऐसा भी इसने कहा। ठीक है, तो स्लेवरी का लेकिन समर्थन करता है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, इसके बाद इसने सिटीजनशिप नागरिकता के ऊपर क्या किया, इसने नागरिकता का सिद्धांत दिया, इसने दिया नागरिकता का सिद्धांत सिटीजनशिप। इसने कहा किसी एक राज्य में नागरिक कौन कौन होता है, तो एक तो कहता है स्त्री नागरिक नहीं है, स्त्री, दास और बच्चे ये नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है। ठीक है, इसने कहा ये स्त्री, दास और बच्चे, दरअसल में अरस्तु की सोच बहुत महिला विरोधी थी। ठीक है, बहुत महिलाओं के खिलाफ बोलता था, मतलब ऐसी ऐसी कोटेशंस है ना कि अगर मैं यहाँ बोल दूं तो किसी ने अगर वीडियो क्लिप करके चला दी ना वहां पे कहीं पे तो समझ लो कि महिला आयोग मुझे भेज देगी जेल में। ऐसे ऐसे विचार है इन भाई साहब के, बहुत महिला विरोधी व्यक्ति है, बहुत महिला विरोधी व्यक्ति है। ठीक है, तो कहता है कि औरतें तो नागरिक बनने के लायक ही नहीं है। ठीक है, तो भाई स्त्री, दास और बच्चे नागरिक नहीं हो सकते। नागरिकता का सिद्धांत किसका है भाई, ये अरस्तु का। इसने कहा विदेशी भी नागरिक नहीं हो सकते, विदेशी भी कौन है, नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है। दूसरा इसने क्या कहा, जिनके माता पिता का जन्म कहीं और हुआ हो, जिनके माता पिता दूसरे देश के हों, दूसरे देश के हैं, वो भी नागरिक नहीं हो सकते। अब लोगों ने पूछा भाई नहीं तो तूने बहुत बता दिया, अब ये बता नागरिक होंगे कौन, सिटीजन कौन हो जाएंगे, है ना। तो सिटीजन कौन होंगे, इसने कहा जो राजनीतिक कार्यों में भागीदारी करे, जो राजनीतिक कार्यों में भागीदारी करे, वही क्या हो जाएगा, समझ लो कि वो अपना वही नागरिक है, राज्य का नागरिक वही कहलाएगा जो राजनीतिक कार्यों में भाग करे। ठीक है, यानी इसने एक अच्छे व्यक्ति और जिम्मेदार व्यक्ति में बदलाव चेंज कर दिया। अच्छा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मैं आराम से रह रहा हूँ कोई दिक्कत, लेकिन इसने कहा लेकिन आप अच्छे तो हो, लेकिन अगर कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है, राज्य कुछ चिंता कर रहा है कि हमें कार्य करना चाहिए कि नहीं, आप उस मीटिंग में नहीं जा रहे हो तो आप राज्य के नागरिक बनने के लायक तो नहीं हो। ऐसा किसने कहा, ऐसा अरस्तु ने कहा। ठीक है, समझ में आ गई सारी की सारी बातें अरस्तु के बारे में। अब अरस्तु ने राज्य का स्वरूप, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अरस्तु ने क्या दिया, राज्य का स्वरूप। और मैं अपने हर वीडियो में बता देता हूं, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एक ओवरव्यू में पढ़ाई है। ठीक है, इसको लिखने विखने की कोशिश मत किया करो, बस पेन वेन नीचे रखकर समझने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है एक बार में समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके दोबारा एक बार उस चीज को देखो, दोबारा उस बात को समझो। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है पूरे की पूरी लिस्ट बना रखी है, 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहां जाओ डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी डाउनलोड करना उसके लिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो, इतनी देर से पढ़ाई कर रहे हो, लाइक भी कर दो वीडियो को। ठीक है, चलो अब देखो राज्य का स्वरूप क्या होता है भाई। तो भाई प्लेटो ने क्या कह दिया, सॉरी अरस्तु ने क्या कह दिया, अरस्तु ने कहा भाई राज्य है तो राज्य पे कोई राजा होगा, यानी कोई ना कोई राज करेगा। जब कोई ना कोई राज करता है तो राज करने की क्वालिटी अलग अलग होती है, कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, नंबर अलग अलग होते हैं। मान लो कोई राज्य ऐसा है उसके ऊपर एक इंसान राज कर रहा है, जब 1 पर्सन का राज चल रहा है, एक व्यक्ति का राज्य, तो अगर वो व्यक्ति बहुत अच्छा राज कर रहा है, बहुत बढ़िया राज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे राजतंत्र। क्या बोलेंगे, राजतंत्र। और अगर वो बहुत खराब राज्य कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसे बोलेंगे निरंकुश तंत्र। क्या बोलेंगे इसको, निरंकुश तंत्र।
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख देता हूं भाई, इसे कहते हैं मोनार्की। ठीक है, एक तो हो जाएगी अपनी मोनार्की और एक हो जाएगी तुम्हारी टायरनी। टायरनी, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अगर राज करते हैं, ठीक है, सम पीपल, कुछ लोग मिलकर राज कर रहे हैं अभी, तो अगर कुछ लोग मिलकर राज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अगर वो अच्छा राज कर रहे हैं तो उसे कहेंगे कुलीन तंत्र। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे कुलीन तंत्र, ठीक है। और अगर वो जो मन कर रहा है बुरी तरीके से राज करता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसको उसे बोलेंगे तानाशाही, ठीक है, उसे कह देंगे तानाशाही। तीसरा उसने कहा कि अगर मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोग राज कर रहे हैं, मैनी पीपल, तो मैनी पीपल्स के अंदर क्या हो जाएगा भाई, अगर वो अच्छे से राज कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे पॉलिटी, और अगर वो खराब राज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, ठीक है। तो यानी अरस्तु ने क्या किया है, अरस्तु डेमोक्रेसी को एक बुरी चीज मानता है, ये सारे बुरे हैं, बुरे तरीके से यदि राज किया जाए, और ये हो जाएंगे तुम्हारे अगर अच्छे तरीके से किया जाएगा तो ये एक राज्य का चित्र है किस प्रकार से अरस्तु कहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो भाई ये था इसका स्वरूप था, हमने पढ़ लिया, ये समझ लो कि पूरा का पूरा अरस्तु के बारे में सब कुछ देख लिया है। ध्यान से देख लो, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ सब कुछ। एरिस्टोटल, अरस्तु एथेंस का रहने वाला था, मैंने बताया कि प्लेटो का विद्यार्थी था, प्लेटो का शिष्य था, और पॉलिटी इसकी सबसे फेमस किस पुस्तक का नाम है, इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसने 158 देशों का संविधान पढ़ा था। व्यक्ति कहता है व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से गांव बनता है, गांव से राज्य बनता है, और राज्य बहुत जरूरी है व्यक्ति के विकास के लिए, ऐसा इसका मानना था। इसने दासता के सिद्धांत का समर्थन किया, इसने कहा ठीक है दास होना चाहिए, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को अपना नौकर बनाता है, दास बनाता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा इसका मानना है। नागरिकता के सिद्धांत में इसने क्या कहा कि स्त्री कभी नागरिक नहीं हो सकती, दास कभी नागरिक नहीं हो सकता, बच्चे कभी नागरिक नहीं हो सकते, विदेशी नागरिक नहीं हो सकते, जिनके माता पिता दूसरे राज्यों में रहते हैं वो कभी नागरिक नहीं हो सकते। तो हो कौन सकता है भाई? तो इसने कहा कि भाई जो राजनीतिक कार्यों में भाग लेगा वही क्या हो जाएगा, राजनीति मतलब राज्य का नागरिक बनने के लायक रहेगा। फिर इसने राज्य के स्वरूप को लिखा है, एक व्यक्ति राज कर रहा है, अच्छे से राज कर रहा है तो राजतंत्र, बुरे तरीके से राज कर रहा है तो निरंकुश तंत्र, बहुत कुछ लोग राज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से राज कर रहे हैं तो कुलीन तंत्र, और अगर खराब तरीके से राज करें तो तानाशाही। अगर इसने कहा बहुत सारे लोग राज्य कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं तो ताना पॉलिटी ही इसकी बुक का भी नाम है। और इसने कहा कि भाई अगर बुरे तरीके से राज कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र को एक बुरा मानता है हिसाब किताब, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि भाई अरस्तु के बारे में कुछ नकारात्मक मूल्यांकन करो तो आप बता सकते हो तो ये दासता का समर्थन कर रहा है, महिला विरोधी है ना, डेमोक्रेसी को बुरा बता रहा है, डेमोक्रेसी का इतना अच्छा फॉर्मेट है सरकार का, तो ये सारी बातें इसके फेवर और अगेंस्ट में बताई जा सकती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले विचारक जिसको हम बोलते हैं मैकियावेली। मैकियावेली, ठीक है। मैकियावेली के बारे में ध्यान रखना भाई, पहली बार इस बंदे ने क्या किया था, इस बंदे ने पहली बार राज्य शब्द का यूज किया, फर्स्ट टाइम इसने यूज किया वर्ड स्टेट, ये राज्य, पहले इस शब्द को कोई नाम नहीं जानता था कि राज्य जैसी कोई चीज होती है, इसने पहली बार भी शब्द यूज किया स्टेट। और कहां यूज किया? इसकी एक बहुत फेमस बुक है द प्रिंस, ठीक है, द प्रिंस, इस बुक के अंदर इसने क्या किया, यूज किया इस वर्ड को, स्टेट वर्ड को, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है तुम्हारे कि ये पहला मॉडर्न थिंकर है, इसको क्या है, ये फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है, पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है, आधुनिक
राजनीतिक विचारक। ठीक है, पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है। ठीक है, इसने क्या किया, धर्म को राजनीति से अलग किया, धर्म और राजनीति को अलग किया इसने। इसने धर्म और राजनीति को क्या कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, बिल्कुल। ठीक है, इसने कहा रिलीजन को बिल्कुल बाहर करो। चर्च बेसिकली जब मैकियावेली जिस दौर में था ना, इटली का रहने वाला था, फ्लोरेंस शहर का, तो उस दौर में चर्च में और राज्य में लड़ाई चल रही थी कि भाई चर्च की बात माननी चाहिए कि स्टेट की बात माननी चाहिए। तो इसने कहा चर्च वर्च की कोई बात नहीं माननी चाहिए, रिलीजन एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है, राज्य एक अलग चीज है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमको किस पे ध्यान देना चाहिए, हमको राज्य पे ध्यान देना चाहिए। इसने कहा राज्य महत्वपूर्ण है, लोगों की रक्षा राज्य कर रहा है, धर्म लोगों की रक्षा नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा इसने कहा। ठीक है, इसने कुछ बताया कि भाई राजा के अंदर जो गुण होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। इसने ये कहा पहली बात तो कि मनुष्य का जो स्वभाव है, इसका मानना क्या है। इसने कहा कि मनुष्य का स्वभाव लोभी यानी कि लालची, कायर और मतलब बुरा से बुरा तुम कुछ बोल लो। ठीक है, लोभी होता है, कायर होता है, और क्या कह सकते हो कि स्वार्थी होता है, कह सकते हो, है ना, स्वार्थी होता है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा मैकियावेली ने, कि जो इंसान का स्वभाव होता है ना, इंसान स्वभाव से बहुत स्वार्थी होता है, बहुत लोभी होता है, बहुत लालची होता है। वो बस लेना चाहता है, पाना चाहता है। ठीक है, बदले में कुछ देना नहीं चाहता कभी भी किसी को। ठीक है, तो अब ऐसी हालत में क्या किया जाएगा। इसने एक बार इसकी बहुत मतलब फेमस कोटेशन है, बहुत फेमस, इसने अपनी प्रिंस बुक में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। इसने कहा मनुष्य इतना लोभी होता है कि वो एक टाइम के लिए अपने पिता के हत्यारे को भूल जाएगा। उसके पिता को किसने मारा ये भूल सकता है, लेकिन किसने उसका पैसा ले रखा है वो इसको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो एक बहुत फेमस लाइन है जो कि किसकी है, मैकियावेली से रिलेटेड है। तो मैकियावेली के बारे में अगर इतनी बातें भी पता है तो मतलब इससे बढ़ा चढ़ा करके कुछ घुमा फिरा करके आप लिख दोगे इसके अंदर ही। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में। हॉब्स, हॉब्स भाई इंग्लैंड में पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ, इंग्लैंड में। जिस वक्त ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था तो इंग्लैंड में क्या है, वहां पे खूनी संघर्ष चल रहा था। ठीक है, जब ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था तो उसी टाइम पे इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने बड़ा अत्याचार कर रखा था पब्लिक के ऊपर अपने। तो पब्लिक ने पकड़ करके मिल करके राजा को बिल्कुल फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, फिर अब राज्य में दो प्रकार के गुट थे, एक राजा का समर्थक वर्ग था, एक जनता के मतलब लोकतंत्र का समर्थक ग्रुप था। दोनों में झड़के हो गए, लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसने संघर्ष देखा जीवन भर। ठीक है, और जिस वक्त ये पैदा होने वाला था हॉब्स, तो स्पेन ने क्या किया, इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, जब कोई भी राज्य इंटरनल लड़ाई बहुत चल रही होती है तो अटैक बाहर से हो जाते हैं आमतौर पे। तो स्पेन ने जब अटैक किया इंग्लैंड के ऊपर, तो इसकी मदर ने इसको जो डिलीवरी डेट थी उससे पहले ही पैदा कर दिया। ठीक है, तो ये डर, ठीक है, तो इस डर के साथ ये पैदा हुआ, कहने का मतलब वॉर के जो डर थे उसके साथ पैदा हुआ। इसीलिए थॉमस हॉब्स अपने बारे में कहता है कि मैं और डर जुड़वा भाई हैं। तो इतना महान विचारक ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं और डर जो है वो जुड़वा भाई हैं। ठीक है, क्यों बताया मैंने, रीजन एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसने क्या देखा था, इसने इंग्लैंड में खूनी संघर्ष देखा है। इसने इंग्लैंड में क्या देखा है, इंग्लैंड में खूनी संघर्ष देखा है। जो ये अपना 1648 वाला खूनी संघर्ष हुआ था उस दौरान ही इसने देखा था, सब कुछ, ये सारी बातें देखी है। तो अब इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई देखो बात ऐसी है कि पहले हमको कुछ, अब ये खून खराबा ना होने पाए, कुछ इसका हल तो निकालना पड़ेगा। हल निकालने का क्या तरीका है, तो हल निकालने का इसने तरीका बताया। इसने कहा भाई देखो करना क्या पड़ेगा अपने को, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंसान का स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो इसने मानव स्वभाव की बात की। इसने मानव स्वभाव, मानव स्वभाव के बारे में यही कहा कि मानव स्वभाव होता है लालची, स्वार्थी। ठीक है, बुरा स्वभाव होता है मानव का। ठीक है, इसने कहा मानव का स्वभाव कैसा होता है, बुरा होता है।
लेना चाहता है जस्ट वो, ठीक है। हर ताकतवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर इंसान अपने से कमजोर को दबा रहा है, वो अपने से कमजोर को दबा रहा है। तो इस किस्म से समाज में क्या है, मारकाट मची हुई है। और ये जो मारकाट वाली अवस्था है, इसको इसने क्या कहा, इसने कहा प्राकृतिक अवस्था है ये। कौन सी अवस्था है ये, प्राकृतिक अवस्था है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो प्राकृतिक अवस्था को हॉब्स ने क्या बताया, प्राकृतिक अवस्था को हॉब्स ने बताया कि दरअसल में एक जब राज्य नहीं था तो क्या हुआ, स्टेट की कहानी सुना रहा है, राज्य बने कैसे, क्योंकि स्टेट वर्ड तो मैकियावेली लेके आ गया था। अब ये लोग बात कर रहे हैं स्टेट बना कैसे। तो इसने कहा भाई देखो, एक प्राकृतिक अवस्था थी। इस प्राकृतिक अवस्था में क्या था कि लोग बिल्कुल एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे थे, मार रहे हैं, काट रहे हैं, किसी से कुछ छीनना है छीन ले रहे हैं, जो पा सकते हैं वो प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में फिर क्या हुआ, जब लोगों की बहुत नुकसान, बहुत हानि होने लग गई, तो उन लोगों ने मिल करके आपस में लोग सारे साथ में आए। अब देखो, जो आज किसी का शोषण कर रहा है, कल को उसका शोषण करने वाला कोई उससे भी ताकतवर आ गया, तो उसने भी झेल लिया शोषण का डर, तो सारे लोग साथ में आते हैं। और सारे लोग साथ में आके क्या डिसाइड करते हैं, सारे लोग साथ में आके डिसाइड करते हैं कि हम एक राज्य बनाएंगे, हम एक समझौता करेंगे। लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम एक समझौता करेंगे। इस समझौते को कहा गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक समझौता। इसे कहा गया सामाजिक समझौता, ठीक है। जब सामाजिक समझौता इसको कहा गया, तो सामाजिक समझौते से क्या हुआ, सब लोग साथ में आए और सब लोगों ने साथ में आके ये देखा कि भाई हम अपने सारे अधिकार, आज से हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपने सारे अधिकार, एक व्यक्ति को राजा चुन लेते हैं, सारे अधिकार उसको दे देते हैं अपने। अब से वो जो बंदा जो बोलेगा वही काम हम सब करेंगे। ये बिल्कुल, ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और समाज इस प्रकार से बना और इस तरह से एक राज्य बना, ऐसा इन्होंने कहा। सारी शक्तियां जो है राज्य को सौंप, राज्य मतलब राजा, और राजा जो आदेश करेगा उसी का आदेश मान्य होगा, ठीक है। राजा का आदेश क्या होगा, मान्य होगा हमेशा। राजा की बात को कोई नकार नहीं सकता, जब तक कि इसने एक अधिकार दिया कि अगर व्यक्ति के पास एक ही अधिकार है और वो है जीने का अधिकार। कौन सा अधिकार है, जीने का अधिकार। यानी कल को अगर राजा किसी को आदेश दे दे कि भाई जाओ उसका मर्डर कर दो, मार दो उसको, तो फिर आप चाहो तो मना कर सकते हो राजा की उस बात को। जीवन का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हॉब्स ने दिया और कहा कि भाई राजा की ये बात नहीं मानी जा सकती, ठीक है, जीने के अधिकार की। इसकी जो बहुत फेमस बुक थी उसका नाम था लेवियाथन। क्या नाम था उसका, नाम था लेवियाथन, ठीक है। ये इसकी बुक का नाम था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये मोटा मोटा इतनी बात थी। अब कई बार लोग इसकी नेगेटिव पॉइंट भी पूछ लेते हैं, तो आप नेगेटिव पॉइंट बता सकते हो कि भाई पहली बात तो मनुष्य के केवल नेगेटिव स्वभाव के ऊपर ये सारे का सारा फोकस कर देता है, जबकि इतना ऐसा नहीं कि इंसान के साथ बुराई कुछ अच्छाई भी होती है। इसने एक प्राकृतिक अवस्था बताया जो कि काल्पनिक अवस्था थी, पता नहीं ऐसा था कि नहीं था, कोई बिना प्रूफ के बंदा जो मन कर रहा है वही बोल रहा है, ठीक है, ये बात बोल रहा है। राजा को बहुत ज्यादा शक्तियां दे देता है ये, ठीक है, या फिर राजा निरंकुश हो जाएगा। आपने केवल जीवन के अधिकार के लिए जो वो बोल रहा है मानना ही पड़ेगा, ऐसा आपने निरंकुश राजा तैयार कर रहे हो इस तरह से आप, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में जो कि अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम सीखेंगे अगले विचारक जिनका नाम है जॉन लॉक। तो भाई जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। जॉन लॉक को दरअसल में फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, याद रखना ये सब बातें, ठीक है, उदारवाद का पिता। आज जो हम बात करते हैं ना लिबरल, तो लिबरलिज्म वर्ड लाने वाले दुनिया में अगर कोई थे तो यही व्यक्ति थे, ठीक है। तो मतलब फादर ऑफ लिबरलिज्म इन्हें कहा जाता है, उदारवाद के पिता हैं ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, दरअसल में उदारवाद कैसी विचारधारा है, उदारवाद दरअसल में एक व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है। कैसी है, व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है, ठीक। यानी ये
ह्यूमंस पर्सन को सेंटर में रखते, इसका मानना है कि भाई व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना है इस बात का अपने को, ठीक है। अब जॉन लॉक ने क्या किया, जॉन लॉक ने जब बात की तो जॉन लॉक ने कहा भाई मानव का स्वभाव, इन्होंने कहा कि मानव का स्वभाव कैसा होता है। अब देखो एक बात और ध्यान रखना कि जॉन लॉक भी इंग्लैंड में पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। और इन्होंने, हॉब्स ने तो भाई खून खराबा देखा, लेकिन इन्होंने इंग्लैंड की क्रांति देखी। कौन सी क्रांति देखी, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, 1688 की मतलब बड़ी आइडियल रिवॉल्यूशन हुई थी, बड़े आराम से सब कुछ बड़े शांति से हुआ। तो इसीलिए इनको देखा, तो लॉक ने क्या कहा, लॉक ने देखा यार सब कुछ तो बड़े शांति से हो गया, तो बड़े अच्छे से हो रहा सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि मानव का स्वभाव जो होता है वो परोपकारी होता है, मानव का स्वभाव परोपकारी होता है, ठीक है, उदार होता है, दयालु होता है, ठीक है। इन्होंने कहा भाई मानव का स्वभाव ऐसा होता है, परोपकारी है, उदार है, दयालु है। तो जो प्राकृतिक अवस्थाएं थी, तो प्राकृतिक अवस्था में सब बड़े अच्छे से रहते थे, मेल जोल से, बड़े हंस खेल के, बोल बात करके अच्छे से बहुत बढ़िया रहते थे। इन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बात की, मतलब इनकी प्राकृतिक अवस्था लेकिन थोड़ी सी अलग है, प्राकृतिक अवस्था की बात की इन्होंने। तो इन्होंने कहा प्राकृतिक अवस्था बड़ी अच्छी थी, वहां तो लोग बड़े प्यार से, मेल जोल से, भाईचारे से आपस में रहते थे। लेकिन अब जो व्यवस्था जनरेट हो गई है, जो व्यवस्था इस पूरी आबादी बढ़ने की वजह से, अर्थतंत्र की वजह से जो व्यवस्था जनरेट हो गई है, ये व्यवस्था में कुछ कुछ क्या होने लगा, लोग एक दूसरे के अधिकारों का हनन करने लग गए हैं, ठीक है। कोई किसी जमीन पर कब्जा कर ले रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं थोड़ी सी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ठीक है हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमें क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सामाजिक समझौता कर लेते हैं। हम एक सामाजिक समझौता कर लेते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। और ये जो सामाजिक समझौता हम करेंगे, ये जो सामाजिक समझौता हम करेंगे, ये दो समझौते होंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम दो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इन्होंने कहा दो कॉन्ट्रैक्ट, दो समझौते, पहला होगा सोशल और अगला होगा पॉलिटिकल। यानी पहला होगा समझौता सामाजिक और दूसरा होगा राजनीतिक, ठीक है। समझौता सामाजिक भी होगा, राजनीतिक भी होगा। इनकी बुक का नाम ही एक्चुअली में यही है, टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट, ये इनकी बुक का नाम है। तो इन्होंने दो समझौते करवाए। सामाजिक समझौते के अंदर क्या होता है, सारे लोग आपस में आते हैं और आपस में मिल करके डिसाइड करते हैं भाई कोई किसी के अधिकार का हनन नहीं करेगा, अपने अधिकार का इतना उपयोग भी मत करो कि दूसरे के अधिकार का हनन हो जाए, ठीक है। जैसे मेरे पास तो भाई 10 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां चला रहा हूं, लेकिन उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है तो उससे किसी और इंसान का दम घुट सकता है, अस्थमा हो सकता है, कई बीमारियां हो सकती हैं उसको। तो मुझे तो पता है, लेकिन मैं अपने अधिकार के उपयोग, क्योंकि मेरे पास तो पूरी आज़ादी है, लेकिन मेरी आज़ादी से किसी और का क्या हो सकता है, अधिकार का हनन हो रहा है, तो मुझे वो काम नहीं करना, ठीक है। ये लोगों ने आपस समझौता कर लिया, हम एक काम नहीं करेंगे ऐसा कुछ। फिर इन सारे लोगों ने आपस समझौता कर लिया, फिर ये लोग गए राजा के पास, एक राजा चुना गया। उस राजा से कहा गया कि भाई अगर कोई समझौते को तोड़ने की कोशिश करेगा, तुम्हारा काम है उसको सजा देना। तुम्हारा काम क्या है, उसको सजा देना। और तुम्हारा काम केवल सजा देना ही है, दूसरा तुमको कोई काम करना ही नहीं है। तुम ये नहीं बताओगे लोगों को बिजनेस तुम क्या करो, तुम कैसे खाओ, क्या पियो, कैसे रहो, क्या बोलो, ये सब नहीं बताना। तुम्हारा काम सिर्फ इतना बनेगा कि जो सामाजिक समझौते को तोड़ता है तुम्हें उसको सजा देनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो समझौते हो गए और इसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया, ठीक। अब जो ये जॉन लॉक थे, जॉन लॉक ने एक तो लिमिटेड, किसकी बात की, लिमिटेड गवर्नमेंट की। भाई गवर्नमेंट लिमिटेड ही हो गई ना, सीमित सरकार। सरकार कैसी हो गई, सीमित हो गई।
सीमित सरकार क्या कर रही है? सीमित सरकार मतलब उसका काम केवल कानून व्यवस्था को देखना ही है, बाकी किसी और व्यवस्था पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है उसका। ठीक है, अब यहां पर जॉन लॉक ने कहा प्रत्येक व्यक्ति के पास 3 अधिकार होंगे। कौन कौन से अधिकार दिए जॉन लॉक ने? जॉन लॉक ने एक तो दिया जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। एक दिया संपत्ति का अधिकार, और तीसरा इन्होंने दिया स्वतंत्रता का अधिकार। राइट फॉर लिविंग, राइट फॉर प्रॉपर्टी एंड राइट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो स्वतंत्रता, जीव संपत्ति और जीवन, 3 अधिकार दिए। अगर आप कंपेयर करोगे, पीछे हमने अभी पढ़ा था हॉब्स ने सिर्फ एक जीवन का अधिकार दिया था, है ना। इन्होंने 2 अधिकार एक्स्ट्रा भी दिए, कहा संपत्ति का भी अधिकार है, मनुष्य इतनी चाहे संपत्ति कमा सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, स्वतंत्र है आने जाने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, सब चीज के लिए स्वतंत्र है वो इस काम के लिए। ठीक है, ये सारी बातें किसने करी? ये सारी बातें जॉन लॉक ने की। इनकी बुक का नाम दोबारा बता दे रहा हूँ, 2 ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट है, और कैसे 2 समझौते हुए थे इनका भी ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जॉन लॉक के बारे में जो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं तुमसे कि भाई जॉन लॉक का सामाजिक समझौता और जो थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इस बात का। अब हम जो अगले पढ़ने वाले, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जे रूसो। जे रूसो। ठीक है, जीन जैकब रूसो। ठीक है, जीन जैकब रूसो। ये पैदा हुए थे स्विट्जरलैंड में। बंदा पैदा स्विट्जरलैंड में हुआ। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जब पैदा हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने कहा कि मनुष्य तो स्वभाव से अच्छा है, मनुष्य क्या है? मनुष्य का स्वभाव सही है, समाज का खराब है। इन्होंने कहा भाई मनुष्य का स्वभाव तो सही है लेकिन समाज का बड़ा खराब है। ठीक है, मनुष्य, इनकी बहुत फेमस कोटेशन है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन हमेशा बेड़ियों में जकड़ा रहता है। ठीक है, इंसान पैदा हुआ फ्री से, आराम से, अब देखो पढ़ाई करो, लिखाई करो, यूपीएससी की तैयारी करो, प्रोफेसर बनो, नौकरी करो, घर वालों का नाम रोशन करो, 20 नौटंकियां इंसान के सर पे आके मर जाती है ना। तो यही बात इस बंदे ने बोली। इसने कहा कि मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा हुआ था, मनुष्य अच्छा व्यक्ति था, फिर जब ये झमेले में पड़ता है ना तो उसके अंदर बुराई धीरे धीरे जन्म लेनी शुरू कर दी जाती है। ठीक है, तो इसने मनुष्य के बारे में कहा कि भाई मनुष्य जो है वो क्या है? मनुष्य एक सभ्य बर्बर जीव है। मनुष्य क्या है? सभ्य बर्बर जीव है। इसे कहते हैं हम नोबल सेवेज। मनुष्य एक सभ्य बर्बर जीव है तो नोबल सेवेज। ठीक है, मतलब सभ्य भी है और बर्बरता भी उसके अंदर आ जाती है, समाज की वजह से आ जाती है। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने तो पहले ही बात तो ये कह दिया कि भाई हमें राजा वाजा चाहिए ही नहीं। इसने पहली बार कहा कि भाई हम गणतंत्र के समर्थक हैं। हम गणतंत्र के समर्थक हैं। ठीक है, गणतंत्र के समर्थक है। इसने ऐसा कहा कि हमें राजा वाजा नहीं चाहिए, गणतंत्र के समर्थक है। इसने कहा कि फिर होता क्या है, अब लोग जो है उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं। लोगों की क्या होती है? कुछ इच्छा होती है। इच्छा बोले तो विल, इच्छा है। ये 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक तो होती है तुम्हारी नहीं, मतलब लोगों की। एक होती है एक्चुअल विल और एक होती है रियल विल। ठीक है, एक्चुअल विल और रियल विल। इसने कहा लोगों के अंदर 2 प्रकार की इच्छा होती है, एक होती है एक्चुअल विल, एक होती है रियल विल। एक्चुअल विल का क्या मतलब है? एक्चुअल विल जो है ना, ये
इंसान की पर्सनल विल है। क्या विल है? पर्सनल विल है। ऐसे भाई कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर लूँ, ठीक है, 90% नंबर आ जाए, अभी पेपर दूँ उसमें, तो ये हमारी क्या है? एक्चुअल विल है, हर व्यक्ति की अपनी एक्चुअल विल है। एक होती है रियल विल। रियल विल जो होती है ना, जब हर व्यक्ति की रियल विल मतलब सबके अंदर वो कॉमन है, इसके अंदर समाज सेवा का भाव होता है इसके अंदर। जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरे घर के सामने रोड अच्छा हो, हमारे एरिया में एक अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छा स्कूल हो। तो अब जब वो सोच रहा था कि यूपीएससी में मैं ऑफिसर बन जाऊं, तो उस वक्त वो जो विल थी उसकी, वो एक्चुअल विल थी, वो केवल पर्सनल विल थी उसकी, ठीक है। वो आईएएस बन जाएगा, इससे समाज का क्या भला हो जाएगा? कोई भलाई वाला संदेश नहीं जा रहा है इससे। लेकिन जब रियल विल की हम बात करते हैं, तो रियल विल के अंदर क्या होता है? वो अगर चाह रहा है कि मेरी रोड बहुत अच्छी बन जाए, तो रोड अगर अच्छी बन जाएगी तो भाई समाज में सबका तो भला होगा, ठीक है। तो ऐसी विल को कहा गया, तो मतलब रूसो ने कहा कि व्यक्ति के अंदर दो तरह की इच्छा होती है, एक्चुअल विल और रियल विल, ठीक है। और जो रियल विल होती है वही क्या होती है? जनरल विल होती है। क्या होती है? जनरल विल, यानी सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लोग पूछ सकते हैं कि भाई रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, बताइए क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है। उसने कहा भाई लोग हैं, लोगों की इच्छाएं हैं, कुछ उनकी वास्तविक इच्छाएं हैं, कुछ उनकी यथार्थ इच्छाएं हैं। यथार्थ वाली जन साधारण से जुड़ी हुई है, कल्याणकारी मतलब सोच है, इच्छा है। यही वाली सामान्य, ये सामान्य क्यों होगी? हर व्यक्ति सोच रहा होगा। अब आपकी गली में जितने बंदे होंगे सब तो सोचेंगे रोड हमारे घर के सामने अच्छा बन जाए, अच्छा स्कूल हो, अच्छा कॉलेज, सब सोच रहे होंगे ये तो ये सामान्य इच्छा है। और सरकार का काम होता है कि उसी सामान्य इच्छा को पूरा करे, ठीक है। सरकार का काम क्या होता है? इसी सामान्य इच्छा को पूरा करे। और इसी सामान्य इच्छा को पूरा करने के लिए लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप कहोगे सर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है, क्या करें भाई, कर रखा है तो ये पढ़ाना ही पड़ेगा। इसने कहा भाई सामाजिक समझौता करते हैं लोग। सामाजिक समझौता करके ये लोग एक सरकार बनाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का समर्थक है। तो सामाजिक समझौता करके सरकार बनाते हैं, और सरकार बना के कहते हैं भाई सब लोगों से पूछा जाएगा उसकी इच्छा क्या क्या है। तो जो उनकी जनरल विल, सामान्य इच्छा निकल के आएगी, उसी सामान्य इच्छा को क्या किया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। सरकार उसी के लिए काम करेगी, ठीक है, ऐसे इन्होंने कहा। और जो अगर नहीं कर पाती तो उसको हटा देना चाहिए। समझ में आ गई बात? जनरल विल क्या है? इनकी बुक का भी नाम था, इनकी बुक का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ओहो बताओ, बुक का नाम ही क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, ठीक है। तो आपने सामाजिक समझौते के 3 विचारक पढ़ लिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले कौन कौन से विचारक? एक तो आपने हॉब्स पढ़ लिया, आपने लॉक को पढ़ लिया, आपने रूसो को पढ़ लिया। अब देखो तीनों ने सामाजिक समझौता किया। ये दोनों बंदे जो हैं ये सामाजिक समझौता करके, मतलब ये दोनों प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, ये प्राकृतिक अवस्था की बात नहीं करता। हॉब्स कहता है प्राकृतिक अवस्था से बाहर आने के लिए समझौता कर रहे हैं, लॉक कहता है हम तो समाज प्राकृतिक अवस्था में जाने के लिए समझौता कर रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को। ये दोनों गणतंत्र को मानते हैं, मतलब राजतंत्र को बोलते हैं राजा होना चाहिए, ये कहता है भाई कोई राजा नहीं, गणतंत्र होना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंट, क्योंकि दोनों इंग्लैंड के रहने वाले, तो इसने भाई खूनी संघर्ष देखा, इसने गौरवपूर्ण क्रांति देखी हुई है, ठीक है। इसने एक ही समझौता करवाया, इसने दो समझौते करवा दिए। इसने कहा मनुष्य स्वभाव से लालची वगैरह इस तरह की, ये होता है बहुत दयालु, बड़े मतलब भगवान का अवतार होते हैं। तो ऐसे डिफरेंसेस पता होने चाहिए हमको, कंपेयर करना आना चाहिए। एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कैसे आंसर बना सकते हो, वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ा देता हूं आपको एक विचारक थे, जेएस मिल नाम था उनका, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। अब ये जॉन स्टुअर्ट मिल साहब क्या करते थे? स्वतंत्र, इनकी एक बुक थी, उसका नाम था ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी बुक का नाम है ये। स्वतंत्रता के बारे में विचार देते हैं। तो शुरू में तो ये बड़े नकारात्मक बोलते थे, आदमी खुला होना चाहिए, खुला छोड़ दो, जो मन करे वो करे, जो नौकरी करना चाहे, जहां घूमना चाहे। बाद में धीरे धीरे इनके विचार बदलते चले गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे राज्य को बिल्कुल भूल नहीं जाना चाहिए, राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुछ कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। यानी पहले शुरू में नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, बाद में पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करने लग गए, ठीक है। तो लिबर्टी के भी अपने टाइप होते हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हमारे यूनिमार्क क्लासेस के ऊपर
मैंने इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना रखा है कि लिबर्टी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो आप जाके वहाँ पर वो वीडियो देख लो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जेएस मिल के बारे में वहाँ समझाया हुआ है मैंने। तो जेएस मिल क्या करते थे, ऑन लिबर्टी पे इनके विचार थे। शुरू में ये नेगेटिव लिबर्टी की बात करते थे। नेगेटिव लिबर्टी किसे कहते हैं भाई, जब व्यक्ति बिल्कुल राज्य से फ्री है, राज्य उसको पता है मैं कोई गैर कानूनी काम करूंगा तो राज्य मुझे पकड़ेगा, वरना राज्य मुझे नहीं पकड़ने वाला। पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि भाई सिर्फ गैर कानूनी कार्य पे ही आपको नहीं पकड़ेंगे, आपके आचरण पे भी आपको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, आपके आचरण पर भी आपको पकड़ा जा सकता है। जैसे आप 2 रुपए का सामान ये 200 रुपए का बेचोगे, लिबर्टी तो कहती है भाई मेरा सामान है मैं 200 रुपए का बेचूं 2 करोड़ का बेचूं, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी कहती नहीं, राज्य डिसाइड करेगा कि 2 रुपए का सामान 200 में नहीं बिक सकता। ठीक है, तो ये फर्क आया। जेएस मिल जो थे, जेएस मिल जो हैं महिलावादी भी हैं, फेमिनिस्ट भी हैं। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत लड़ाई वड़ाई करते थे। इनकी पत्नी थी वो भी बहुत महिलावादी थी। ये कहते थे कि केवल वोट देने का अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार शिक्षित लोगों को ही होना चाहिए, शिक्षित लोगों को होना चाहिए। भाई अनपढ़ आदमी वोट नहीं देना चाहिए, ऐसा इन्होंने कह दिया। ठीक है, कह दिया भाई अनपढ़ आदमी को वोट नहीं देने का। ये इनके विचार थे कुछ कुछ, तो मैं इनके बारे में इतना ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, हम अपने एक अंतिम विचारक के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में मतलब क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब मान के चलो। वो है अपने कार्ल मार्क्स। ठीक है भाई, कार्ल मार्क्स। तो एग्जाम में अगर मार्क्स चाहिए तो कार्ल मार्क्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इनका बड़े वाला। ठीक, खुद भी बहुत बड़े वाले थे। तो कार्ल मार्क्स जो है वो क्या करते थे, करते तो खैर कुछ नहीं थे। पैदा हुए थे जर्मनी में, यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। तो जर्मनी की थोड़ी पॉलिसी यहूदियों के खिलाफ थी, तो वहाँ से भाग के जाना पड़ा। फिर फ्रांस गए, वहाँ से इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में इनकी दोस्ती हो गई एक बंदे से, उसका नाम था एंजल। एंजल्स दोस्त था इनका। क्या था? दोस्त, मित्र, सखा, कुछ भी कह लो। बड़ा तगड़ा दोस्त था इनका। ठीक है ये एक समझ सकते हो कि साम्यवाद को पैदा करने वाले विचारक थे। ये एक वैज्ञानिक समाजवाद लेके आए, इन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जनरेट किया इन्होंने। वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी इन्होंने, जो कि आगे जाके साम्यवाद बन गई। इन्होंने देखा कि भाई समाज में ना ये जो उदारवाद आया था, जो उदारवाद जॉन लॉक लेकर के आए थे, इस उदारवाद से लोग हो गए बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। तो कुछ लोगों ने क्या किया, पैसा इकट्ठा कर लिया लगातार। तो कुछ लोग अमीर होते चले गए और कुछ लोग गरीब रह गए। तो समाज में 2 ग्रुप बन गए। इन्होंने कहा कि समाज के अंदर क्या बन गए हैं, 2 समूह बन गए हैं। इन्होंने कहा वर्ग बन गए हैं 2। एक वर्ग का नाम दिया बुर्जुआ और एक को बोला सर्वहारा। बुर्जुआ जो अमीर लोग हो गए हैं, पैसा वाला है, पैसे वाले लोग हैं, संपत्तियों पर जिनका अधिकार है। एक गरीब लोग हैं जो कोई संपत्ति है ही नहीं उनके पास। ठीक है, तो इन्होंने कहा बुर्जुआ व्यक्ति अब समाज में बिल्कुल उदारवादी व्यवस्था आने से क्या हुआ, इन्होंने उदारवाद के ऊपर अटैक किया बिल्कुल सीधा। उदारवाद ठीक नहीं है, इन्होंने कहा इससे अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता है, और खाई बढ़ती जा रही है, तो समाज टूट रहा है इस तरह से। ठीक है, इन्होंने कहा समाज जो है वर्गों में क्या हो रखा है, बटा हुआ है। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखी। क्या लिखी? बुक। एक बुक का नाम था दास कैपिटल, एक बुक का नाम था दास कैपिटल, और एक बुक का नाम था इनके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, और भी कई सारी बुक थी, मैं खाली 2 बता दे रहा हूँ अभी। ये बंदा पहले तो कॉलेज में चला गया था प्रोफेसर बनने, वहाँ इसके विचार इतने उग्र थे कि उन्होंने मार मार के बाहर भगा दिया। फिर ये पत्रकार बन गया, फिर पत्रकार के तौर पे इसने बड़े उग्र विचार रखे। बेसिकली इसका कहना था कि अब तक जितने भी विचारक हुए हैं उन्होंने व्याख्या की है कि समाज कैसे 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 काम करता है।
लेकिन सवाल ये है कि समाज को बदला कैसे जाए। इसने समाज को बदलने की व्याख्या की। इसने कहा समाज को बदला कैसे जाए, कैसे बदला जाएगा। लोगों ने पूछा भाई कैसे बदला जाएगा, आप ही बता दो। तो क्रांति करनी पड़ेगी। तो ठीक है, कर देंगे। करेंगे कैसे, कुछ थ्योरी तो दो, कुछ कहानी तो सुनाओ, करेंगे कैसे, करके क्या मिलेगा। तो अब इसने चैप्टर समझाना शुरू किया भाई कि भाई होता क्या है। इसने पहले दुनिया को समझाया कि देखो दुनिया चली कैसे है। ठीक है, इसने सबसे पहले तो अपना इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन दिया। इसने कहा दुनिया में सबसे पहले जो था एक आदिम युग था। एक कैसा युग था, आदिम युग। आदिम युग को इंग्लिश में कह सकते हो आप प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एरा था। सबसे पहले ये दुनिया शुरू हुई। आदिम युग के बाद एक युग आया जिसे दास युग कहा गया, स्लेवरी एरा। स्लेवरी एरा के बाद जो युग आया वो आया तुम्हारा पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग, कैपिटलिस्ट एरा। कैपिटलिस्ट एरा के बाद आएगा अब अगला सर्वहारा की तानाशाही। पांचवा उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा सीधे सीधे साम्यवादी युग। सुन लो भाई, इनकी कहानी है पूरी की पूरी। इन्होंने दुनिया को क्या बताया, इन्होंने कहा भाई देखो बात ऐसी है, दुनिया जब शुरू हुई, जब दुनिया शुरू हुई तो आदिम युग था। कौन सा युग था, आदिम युग था। सब फ्री, किसी को कुछ पता ही नहीं हमारी जमीन कौन सी है, तुम्हारी जमीन कौन सी है, सब जहां जिसका मन कर रहा है सो जा रहे हैं। फिर एक आया दास युग। इसमें क्या था, कुछ लोग जो समझदार थे, लोग खेती करने लग गए, आग जलाने लग गए। जो खेती करने लग गया उसने कह लिया हमारी जमीन हो गई है, हमारा मकान होगा, जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। तो कुछ लोगों ने संपत्ति इकट्ठा कर ली, कुछ लोग उनके फिर गुलाम बन गए। अब जो लोग संपत्ति जिन लोगों ने इकट्ठा कर ली वो लोग अपने दासों से काम बहुत करवाने लग गए। पूंजीवादी कैपिटलिस्ट युग, दबा के काम करवा रहे हैं उनसे, शोषण कर रहे हैं गरीबों का। और पूंजीवादी युग से क्या हुआ, ये आ गया पूंजीवादी युग, दबा अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अब होगा क्या, यहां तक तो मामला आ चुका है। वो कहते हैं ये तीनों चीज तो हो चुकी है, ये चल रही है, ये आएगी। ऐसा किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा भाई देखो बात ऐसी, अभी पूंजीवाद युग से क्या होता है, अमीर लोग, बुर्जुआ वर्ग अलग, सर्वहारा गरीब वर्ग अलग। तो गरीब वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है, अमीर वर्ग की संख्या जो है काफी कम है। इन दोनों में अब संघर्ष होगा, संघर्ष में लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई को ज्यादा है वही जीतेंगे, कम वाले तो हार जाएंगे। जब कम वाले हार जाएंगे तो जो सर्वहारा लोग हैं वो तानाशाही पे उतर जाएंगे, इनकी संपत्ति वंपत्ति सब छीन लेंगे, घर मकान सब इनके उठा लेंगे, सब कारें वारे उठा लेंगे इनकी। और उठा करके क्या करेंगे, आपस में बिल्कुल डिवाइड कर लेंगे बराबर बराबर। और जब आपस में बराबर बराबर डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबके पास संपत्तियां बराबर हो जाएंगी और एक साम्यवादी युग आ जाएगा। कैसा युग आ जाएगा, एक अपना साम्यवादी युग आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई वाली, साम्यवादी युग आ जाएगा एक अपना पास। तो ये इसकी थ्योरीज थी सारी की सारी। इसने कहा था ऐसे ऐसे काम होगा, इस तरीके से काम जो है सारा का सारा चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये बंदा यही नहीं रुका, और थ्योरी दी इसने। ठीक है, वर्ग संघर्ष वाला सिद्धांत तो आप समझ गए, इसने सबको लोगों को बताया कि ऐसे से होगा, ऐसे से होगा। इसने कहा कि इसने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को बोलते हैं द्वंदात्मक भौतिकवाद। दरअसल में कार्ल मार्क्स जिस व्यक्ति से बहुत प्रभावित था उसका नाम था हीगल। क्या नाम था, हीगल। हीगल। अब हीगल से क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रभावित था, तो जब हीगल से वो बहुत ज्यादा प्रभावित है तो उसने क्या, हीगल ने एक सिद्धांत दिया था द्वंदात्मक सिद्धांत। हीगल ने कहा था कि भाई दुनिया में कोई भी चीज को लेकर पहले वाद होता है, ठीक है, फिर प्रतिवाद होता है, और फिर क्या होता है, संवाद होता है। भाई इसने यही बात बोल दी। अब
वाद यानी कि द्वंद्व का कारण क्या है, वाद यानी कि कोई ना कोई बातचीत, अब बातचीत के लिए कोई विषय तो चाहिए ना, तो हीगल तो कहता है दर्शन ही वो विषय है, ठीक है, दर्शन की बात कर, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो बात होती है ना वो होती है भौतिक यानी मैटर की वजह से होती है, मटेरियल मेन चीज है। इसने कहा कि भाई मटेरियल मेन चीज है, बात बात किस पे होगी, बात होगी मटेरियल के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, पूंजी के ऊपर, किसका इनके ऊपर राइट है, इसके बारे में बात होगी। जब इसके बारे में बात होगी तो क्या हो जाएगा, जब बात होगी तो वाद यानी बात ये होगी भाई कैपिटलिस्ट लोगों के पास बहुत ज्यादा मटेरियल है, गरीब लोगों के पास मटेरियल नहीं है, ये बात होगी। तो फिर क्या होगा, एक विचारधारा, प्रतिवाद में एक विचारधारा जनरेट होगी, पूंजीवाद के खिलाफ में जनरेट होगी, साम्यवाद विचारधारा जनरेट हो जाएगी, और उन दोनों में संघर्ष चलेगा, संघर्ष से एट द एंड, वो जो बताया था इसने, साम्यवादी युग आ जाएगा, ऐसा इसने कहा कि भाई ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी कहानी सुना दी इसने। अब इस सब चीज के ऊपर अलग अलग कहानियां सुना देगा, जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, लोगों ने कहा भाई साहब आप चाहते क्या हो, तो उसने कहा कि भाई मैं एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन, धर्म विहीन समाज की स्थापना करना चाहता हूं। ठीक है, इसने कहा कि मैं एक ऐसा समाज चाहता हूं जहां पर वर्ग विहीन हो, अमीर गरीब ना हो, राज्य विहीन हो, इसने कहा राज्य होने ही नहीं चाहिए, ये जो राज्य वाज्य बाउंड्रियां तो तोड़ दो। धर्म विहीन, कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म एक अफीम है, नशा है, पब्लिक को पिला दिया जाता था कि वो राज्य से सवाल ना पूछे, ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हो इन सबसे विहीन हो, मतलब ये सब चीजें वहां पे होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा इसने माना। ठीक है, राज्य विहीन, वर्ग विहीन, धर्म विहीन, ऐसे समाज की स्थापना करना क्या है, इसका लक्ष्य है। इसका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसने कहा कि दुनिया के जो गरीब लोग हैं, गरीबों का कोई देश नहीं होता, इसलिए कहा राज्य खत्म करो, इसने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, दुनिया के सारे मजदूरों को इसने कहा कि भाई एक हो जाओ बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करो, क्योंकि जब तुम एक हो जाओगे तो तुम्हारा नंबर संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तुम्हारी, और इस किस्म से तुम बुर्जुआ वर्ग है उससे लड़ाई कर सकते हो, उससे लड़ाई में जीत सकते हो। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स के विचार थे, और सारे विचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, जो हमारे मुख्य मुख्य विचारक थे वो सारी बातें आपके सामने रख दी गई हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है होगा, कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई और सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस में, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हो कि हाँ सर ये थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप समझा दो तो मज़ा आ जाएगा, तो बड़ा ही शुक्रगुजार रहूँगा आपका, आप कुछ बताओगे तो हमें भी आइडिया लगेगा भाई ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं दोबारा बता देता हूँ आपके लिए, इंग्लिश और हिंदी इस सब्जेक्ट के दोनों पीडीएफ नीचे दिए हुए हैं, जाओ फटाफट डाउनलोड कर लो, एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़ा, उतने क्वेश्चन पढ़ के भी चले जाओगे तो एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, घंटे भर से पढ़ा रहे हैं, देख ही रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो उम्मीद रख ही सकते हैं आपसे। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं बिल्कुल इसी जगह पर, इसी चैनल पर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।